नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं आपका खास शो बीमा हो तो ऐसा। इस शो में हम हर हफ्ते बीते बीमा और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबरों, बदलावों और ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। इस सप्ताह कमर्शियल इंश्योरेंस की दरों में बड़ी गिरावट से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में तेज उछाल तक कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स सामने आए हैं। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव और मिस सीलिंग पर आरबीआई की सख्ती भी चर्चा में है। आज शो में इसी पर बातचीत होगी। फिर कार्यक्रम के एंड में हमारे खास सेगमेंट जानो फिर मानो में एक पॉलिसी का हम रिव्यू भी करेंगे और समझेंगे कि ये किन लोगों के लिए सही ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, ऑन द शो में क्या हम डिस्कस करेंगे, ये सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं। ऑन द शो पर कमर्शियल इंश्योरेंस की दरों में 25% तक की गिरावट जो है वो आ गई है। जो इंश्योरेंस हैं उनकी जो रेट्स हैं वो कम हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं उस पर बात होगी। वहीं जनवरी 2026 में हेल्थ बीमा प्रीमियम संग्रह 27% तक बढ़ गया है। जीवन बीमा कंपनियां कमीशन का जो नियम है वो भी बदलने वाली हैं। देखिए, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं कि जीवन बीमा कंपनियां कमीशन का जो नियम है वो बदलेंगी, क्या नियम होने वाले हैं उस पर बात होगी। वहीं बात हम करेंगे कि रिटायर्ड सूबेदार से 15 से 16 लाख रुपए का इंश्योरेंस फ्रॉड किया गया है। देखिए, हम आज के शो में और हर हफ्ते हम एक खबर आपके लिए जरूर फ्रॉड से जुड़ी हुई लेकर आते हैं ताकि आप सचेत रहें और आपके साथ कोई भी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। वहीं मिस सेलिंग रोकने के लिए आरबीआई का बड़ा कदम, तो क्या गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं, कैसा असर इसका जो है वो पड़ने वाला है, इस पर बातचीत की जाएगी। तो देखिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीओ बजाज कैपिटल विनय तलूजा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं गुड़गांव के राहुल की कहानी, जिन्हें झूठे वादे के साथ पॉलिसी बेची गई, जिसका उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। गुरुग्राम के रहने वाले 35 साल के राहुल मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। पिछले साल उन्होंने अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। एजेंट ने उन्हें बताया कि ये एक गारंटेड सेविंग्स प्लान है जिसमें फिक्स रिटर्न मिलेगा और 10 साल बाद अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। राहुल को प्लान सुरक्षित लगा और उन्होंने करीब 1.5 लाख सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीद ली। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट विस्तार से पढ़ा तो उन्हें पता चला कि ये एक्चुअली एक मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट था जिसमें रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर थे। जब राहुल ने पॉलिसी बंद करने की कोशिश की तो सरेंडर वैल्यू काफ़ी कम निकली और उन्हें बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, ऐसे जैसे राहुल की कहानी हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई, ऐसे कई ऐसे दर्शक होंगे जिनको लगता होगा कि गारंटीड प्रोडक्ट है ये, लेकिन क्यों अक्सर मार्केट लिंक्ड और गारंटीड प्रोडक्ट्स के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है? देखिए अंजलि, जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDA, उन्होंने काफ़ी प्रावधान रखे हैं और काफ़ी कोशिश करी है, रूल्स बनाए हैं जिसमें अलग अलग तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन हो। जो एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो जो एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन कंपनी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं, हम खुद भी निकाल सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उसके अंदर मूलतः रूप में आता है कि कितना पैसा गारंटेड मिलेगा और कितना नॉन गारंटेड पैसा मिलेगा। 4 और 8% के रिटर्न के इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में उसके अंदर वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं और अगर कुछ पैसा उस पॉलिसी में गारंटेड आ रहा है तो एक अलग से कॉलम में आता है, दर्शाया जाता है। तो आप एज अ लेमैन, अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं भी है और अगर आप वो इलस्ट्रेशन, क्योंकि आपको एज अ कस्टमर पॉलिसी खरीदने से पहले उसको साइन करना पड़ता है। बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली अभी डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो गया है कि वो सिग्नेचर भी वेट सिग्नेचर OTP के थ्रू चले जाते हैं। अदरवाइज पहले शुरू के 10 सालों में ये फिजिकली साइन किया जाता था, आज वो डिजिटली साइन किया जाता है OTP के थ्रू। बट कस्टमर के पास अधिकार है वो OTP देने से पहले वो बेनिफिट इलस्ट्रेशन को पूरा जांचें, उसको पढ़ें और जो उनको प्रॉमिसेस किए गए हैं उनके एडवाइज़र ने जो उनको पॉलिसी के फीचर्स के बारे में बताया है, एक की फीचर डॉक्यूमेंट, एक अलग से डॉक्यूमेंट भी होता है, वो भी एजेंट का, एडवाइज़र की जिम्मेवारी है उनको प्रोवाइड कराए। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को देख के क्लाइंट, जो आपका निवेशक है, वो जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किस तरह की उनको बात करी जा रही है प्रोडक्ट के बारे में और क्या वो एक्चुअली में वो प्रोडक्ट वैसा है कि नहीं है। मैं लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी साथ में बताना चाहूँगा जी। ऐसा नहीं है कि सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स गारंटेड ही होने चाहिए और जो नॉन गारंटेड है वो खराब है।
और अगर आप चाहेंगे तो हम इस चर्चा को अलग से विस्तार में भी कई बार अगली बार कर सकते हैं अपने दर्शकों के लिए, बट संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूँगा कि कस्टमर की नीड के हिसाब से गारंटीड, नॉन गारंटीड, मार्केट लिंक सब तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एडवाइज़र और कस्टमर को सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अनुकूल है वो प्रोडक्ट लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन सर क्या ऐसा है कि एजेंट्स की ओर से प्रोडक्ट पोजीशनिंग में क्लैरिटी की काफ़ी कमी होती है, जिसकी वजह से मिस सेलिंग मानी जाती है और इसकी वजह से जो कस्टमर हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं? देखिए, दो कारण हो सकते हैं मूलतः रूप पे, चाहे वो एडवाइज़र है या बैंक का एम्प्लॉई है या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस का एम्प्लॉई है या एक इंडिविजुअल एजेंट है। उनकी अगर नॉलेज में कमी है और वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मिस सेलिंग नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। अगर कोई जानबूझ के, जानते हुए भी, प्रोडक्ट के फीचर को जानते हुए भी क्लाइंट को दूसरे तरीके से बता रहा है तो वो मिस सेलिंग में ट्रीट किया जाएगा। तो आपको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे इसके अंदर। बिल्कुल, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब दर्शकों के लिए सर हम कुछ खबरें लेकर आए हैं, उन पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए, पहली खबर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि भारत में कमर्शियल इंश्योरेंस से जुड़ी ये ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक कमर्शियल इंश्योरेंस रेट्स में करीब 25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट खासकर प्रॉपर्टी और साइबर इंश्योरेंस जैसे सेगमेंट्स में देखने को मिली है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल री इंश्योरर्स की मजबूत भागीदारी और रिस्क शेयरिंग कैपेसिटी बढ़ने से इंश्योरेंस कंपनी को प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। सर, कमर्शियल इंश्योरेंस रेट्स में 25% की ये जो गिरावट है, उसे आप इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा बदलाव मानते हैं? देखिए, कभी भी कोई भी प्राइसेस कम होते हैं तो कस्टमर के लिए तो बेनिफिशियल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट प्राइसेस क्यों गिरे हैं, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हैं कि नहीं, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे कोविड के चलते क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज इस पॉलिसीज़ को आगे री इंश्योर कराती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और उसमें री इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बढ़ गए थे, प्राइसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को अपने नागरिकों को, भारतीय इन्वेस्टर्स को जो पॉलिसीज दे रहे थे उनके प्राइसेस बढ़ाने पड़े थे। पिछले 5 सालों में कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है और मार्केट काफ़ी स्टेबल हो गई है, ओवरऑल री इंश्योरेंस के रिस्क कम हो गए हैं। उसके चलते भारत में और कुछ एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में भी हमने देखा है कि प्राइसेस री इंश्योरेंस कंपनीज ने कम करे हैं। उसका बेनिफिट सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लाइंट्स को पास ऑन करने की कोशिश करी है। तो जिसके लिए आप देख रहे हैं कि साइबर इंश्योरेंस और कुछ कमर्शियल इंश्योरेंसेस के प्रीमियम्स कम हुए हैं, अलग अलग परसेंटेजेस हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो कस्टमर्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स ये पॉलिसीज खरीदते थे, उनके लिए प्राइसेस कम हो गए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइसेस लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में एटलीस्ट बरकरार रहेंगे, रिडक्शन मोड पे बढ़ेंगे नहीं एकदम से, अनलेस कोई और कैटास्ट्रोफिक या कोई और कारण आता है ग्लोबल लेवल पे, तो प्राइसेस फिर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर अब री इंश्योरर सपोर्ट और ग्लोबल रिस्क डायनेमिक्स जो हैं वो प्राइसिंग को किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, बिकॉज जैसे मैंने बताया, अगर मैं कोई इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट कस्टमर इंडिया में कोई पॉलिसी खरीदता हूँ तो उस पॉलिसी को इंडियन इंश्योरेंस कंपनी 90% तक का रिस्क आगे ट्रांसफर करती है, जिसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। और मार्केट में री इंश्योरेंस कंपनीज हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, जैसे म्यूनिक री है, आरजीए है, स्विस री है, ऐसे और भी कुछ कंपनीज हैं जो ये री इंश्योर करती हैं और उसके लिए वो एक रिस्क प्रीमियम लेती हैं इंश्योरेंस कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम लेने के लिए ऐसे एक नाम ले लेता हूँ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है या ओरिएंटल इंश्योरेंस है या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। वो अगर एक पॉलिसी अंडरराइट कर रही है इंडिया में, इंडिविजुअल या कमर्शियल, ओवरऑल पूल बेसिस पे 80 से 90% वो आगे उसको री इंश्योर कराती हैं। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ही आगे से प्रीमियम कम कर दिया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को उसका कॉस्ट कम पड़ेगा और वो बेनिफिट एक लिमिट तक अपने पास रखेंगी और बाकी सारा ट्रांसफर करेंगी अपने कस्टमर को, ग्राहक को। उसके चलते आपके प्राइसेस पॉलिसी होल्डर्स के कम हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है इसके अंदर। बिल्कुल, प्राइसेस अगर बढ़ेंगे री इंश्योरेंस मार्केट में तो कुछ समय के बाद इंडियन मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर प्राइसेस गिरेंगे तो उसका फायदा सीधा ग्राहकों को मिलेगा। बिल्कुल, इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है। कमर्शियल इंश्योरेंस रेट्स में 25% की ये जो गिरावट सामने आई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का हम रुख करते हैं, जो कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर ने साल 2026 की शुरुआत मजबूत ग्रोथ के साथ की है। जनवरी 2026 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में करीब 27% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं जनवरी में कुल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लगभग 5,414 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि
अवधि में ये करीब 4,254 करोड़ था। अब इस तेजी की बड़ी वजह इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज पर जीएसटी को 0% किया जाना माना जा रहा है, जिससे पॉलिसी आम लोगों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल बनी है। वहीं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स ने करीब 32% YOY ग्रोथ दर्ज की है ईयर टू ईयर, और जबकि जनरल इंश्योरर्स के हेल्थ सेगमेंट में लगभग 20% की बढ़त जो है वो देखने को मिली है। सर, जनवरी में 27% की ग्रोथ को आप स्ट्रक्चरल बदलाव मानते हैं या फिर शॉर्ट टर्म स्पाइक आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मिक्स है दोनों चीज़ों का। नॉर्मली हम देखते हैं कि हर साल जनवरी, फरवरी, मार्च में कस्टमर्स भी सतर्क हो जाते हैं उनको टैक्स बेनिफिट के लिए अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रीज़न नहीं है, बट अभी भी हिंदुस्तान में काफ़ी % कस्टमर्स टैक्स बेनिफिट के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं। उनको याद आता है क्योंकि उनके ऑफिसेज में इनकम टैक्स की लिमिट खत्म हो रही होती है, डेडलाइन आ रही होती है, तो वो अपनी पॉलिसी खरीदते हैं जनवरी में। बट एक मेजर रीज़न हम एट्रीब्यूट करेंगे पिछले अक्टूबर 25 में सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स के ऊपर से जीएसटी हटा दिया है। इसका सीधा फ़ायदा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, क्योंकि इस पे 18% सीधा जीएसटी लगता था, जो अब नहीं लगे, फ्रेश पॉलिसी पे भी और रिन्यूअल के ऊपर भी जी। तो इसका फायदा काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंश्योरेंस कंपनीज कस्टमर्स को अवगत करा रहे हैं कि अब पॉलिसी सस्ती हो गई है। अगर पहले कोई पॉलिसी 20,000 रुपए की थी तो उसके ऊपर 3600 आपको जीएसटी देना पड़ता था, तो आपके ऊपर वो 18% की सेविंग हो गई है। आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं 18% से एक्स्ट्रा कवर ले सकता हूँ, या अगर मेरे को पेमेंट करने की कैपेसिटी में चैलेंज आता था पहले, अभी मेरे लिए रियायत हो गई, छूट हो गई 18% की। इसके चलते पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ इंश्योरेंस की सेल, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की बढ़ रही है, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस की। और एक अच्छा वेलकम मूव है, गवर्नमेंट का भी ये ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को सस्ता करा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ये पॉलिसी खरीद सकें और अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकें। तो हम कहीं ना कहीं इसमें कामयाब रहे हैं एज इंडस्ट्री। सर, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स ने करीब 32% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ जो है वो दर्ज की है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ सेगमेंट में लगभग 20% की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। ये जो परफॉर्मेंस गैप है, इसे आप किस तरीके से सर देखते हैं? देखिए, स्टैंड अलोन करीब 6-7 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं अभी हिंदुस्तान में, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ही बेच सकती हैं। इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं 20+, वो मोटर, फायर, हेल्थ, मरीन, शॉपकीपर इंश्योरेंस और ये सब तरह के प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं। तो जो स्टैंड अलोन कंपनीज हैं, रेगुलेटर ने यही सोच के ग्लोबल मार्केट्स में भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, उनको देख के बनाया था कि मार्केट में स्पेशलाइजेशन चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की, और एक कंपनी अगर सारा समय फोकस करके हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रही है तो उससे हेल्थ इंश्योरेंस के अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बाजार में आएंगे, अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगी, मार्केट एक्सपेंड करने में जल्दी से फायदा होगा और कस्टमर को क्लेम के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल होंगी। तो हमने हमेशा से देखा है कि जो स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनीज हैं उनका ओवरऑल मार्केट शेयर हेल्थ इंश्योरेंस का काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। और हमने अभी आपका जो डेटा भी बता रहा है कि जनवरी में जो ग्रोथ आया है स्टैंड अलोन कंपनीज का ज़्यादा आया है, 30% आया है, और जो प्राइवेट है बहुत कम नहीं है, 20% भी अच्छा ग्रोथ है, बट एज कम्पेयर स्टैंड अलोन का ज़्यादा है प्राइवेट से। बिल्कुल सर, जीएसटी यहाँ पे कस्टमर्स की यहाँ हमें लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि एक अच्छा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट अगर स्टैंड अलोन कंपनी के पास है तो मैं वहाँ से खरीदूँ। बिल्कुल। तो क्या सर जीएसटी 0% होने की वजह से क्या आने वाले महीनों में प्रीमियम प्राइसिंग में कंपटीशन और क्या तेज हो सकता है? देखिए, प्रीमियम का बेनिफिट तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कस्टमर को दे दिया है। अगर 10,000 का प्रीमियम था, 1800 का जीएसटी अभी हट गया है। इंश्योरेंस कंपनी अब 10,000 को और कम नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कुछ और चैलेंजेस हैं जो हम कभी अलग से बात करेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर कॉस्ट के प्रेशर्स आ रहे हैं, बिकॉज वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे अभी प्रीमियम के ऊपर। तो उल्टा आप ये बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर सेम प्राइस को मेंटेन करना थोड़ा चैलेंज हो रहा है, बट प्राइसेस इससे नीचे नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर को तो डिस्काउंट मिल गया। अब जो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में तो 10,000 रुपये आ रहा था, सिर्फ 1800 तो सरकार को जा रहा था। अब वो 10,000 रुपये को मेंटेन कर ले इंश्योरेंस कंपनी, वही बहुत है, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत प्रेशर है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। बिल्कुल
बिल्कुल सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दर्शकों को हम अगली खबर से रूबरू करवा देते हैं। भारत की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और कमीशन स्ट्रक्चर्स में बदलाव कर दिया है। उसका प्रस्ताव दरअसल रखा है। कंपनियों ने सुझाव दिया है कि ट्रेडिशनल रूप से दिया जाने वाला फ्रंट लोडेड कमीशन यानी पहले साल में भारी कमीशन को डेफर किया जाए, यानी उसकी पेमेंट को कुछ समय के बाद देने का प्रावधान किया जाए। अब प्रस्ताव ये है कि कमीशन का एक हिस्सा पॉलिसी टर्म के दौरान धीरे धीरे दिया जाए, जिससे कैश फ्लो बेहतर रहे और कंपनीज अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मैनेज कर सकें। सर, लाइफ इंश्योरेंस में फ्रंट लोडेड कमीशन को डेफर करने का प्रस्ताव इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल पर किस तरीके से असर करेगा? देखिए, बाजार में इस समय दो सबसे अहम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस रिटेल प्रोडक्ट्स में बोलूँगा अवेलेबल हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो कई सौ सालों से वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्रोवाइड कराती हैं कस्टमर को और मार्केट लिंक रिटर्न्स प्रोवाइड कराती हैं। ये दो सबसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हिंदुस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एक डेफर्ड ट्रेल बेस्ड मॉडल अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कस्टमर चाहे तो स्विचिंग वगैरह वो सब कर सकता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका रेवेन्यू अच्छा खासा कवर अप हो जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं ऑलरेडी। ये माना जाता है कि ये एक पुश प्रोडक्ट है, पुल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब कि कस्टमर को अवगत कराना पड़ता है, उसे 5 से 10 मीटिंग करनी पड़ती हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आपको ये प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत है और आप कितना बड़ा राशि इसमें लगा सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस में 10,000 रुपए लगाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को, एडवाइज़र को, जिसकी रोजी रोटी आपको एडवाइस करना है और उसके बेसिस पे उसको जो अपफ्रंट कमीशन मिलता था, जिसको अभी हम रेगुलेटर बोल रहा है कि डिवाइड कर दिया जाए, वही उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। और एब्सोल्यूट रूपी टर्म में अगर आप देखेंगे तो वो इनकम काफ़ी कम है वर्सेस म्यूचुअल फंड या ऐसे और प्रोडक्ट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। सो कुछ चैलेंजेस रहेंगे, वाइल हम इसको एक वेलकम मूव की तरफ देख रहे हैं कि अगर इनकम को स्प्रेड आउट कर दिया जाता है तो जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटर्स थे मार्केट से वो चले जाएंगे। मिस सेलिंग करने वाले लोग जो ज़बरदस्ती से इंश्योरेंस को गलत तरीके से बेचते थे अपफ्रंट अपना पैसा कमाने के नज़रिए से, वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर शायद चले जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रोकर हाउस जैसे हम हैं या बैंक्स हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट बंडल के थ्रू अपने कस्टमर्स को जो सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर से 3 जनरेशन की रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। उनकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट दिया जाएगा और ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनकम रिकवर हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर को चैलेंज आए कैश फ्लो का, बट कहीं ना कहीं हम उसका वॉल्यूम के बेसिस पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ता लगेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा। जैसा आपने टर्म हेल्थ में देखा, जीएसटी कम होने से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इसकी और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्म इंश्योरेंस खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो लें। तो उससे ओवरऑल मार्केट का डेवलपमेंट होगा, जीडीपी का रेशियो प्रीमियम का बढ़ेगा, तो सबका विकास हो। बिल्कुल। और सर, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिहाज से भी ये जो प्रपोजल है वो भी क्या पॉजिटिव रिजल्ट ही दे सकता है? यस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के पास अपफ्रंट जो कॉस्ट है एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन का वो कम हो जाएगा, तो वो पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमाकर पॉलिसी होल्डर्स को वापस दे पाएंगी। वो एक मैनेज करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगली खबर का अब हम रुख कर लेते हैं और ये खबर देखिए फ्रॉड से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ से एक हैरान करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक सेवानिवृत्त सूबेदार को कथित तौर पर लगभग 15 से 16 लाख के इंश्योरेंस फ्रॉड का शिकार होना पड़ा। रिपोर्ट से कहती हैं कि फ्रॉड में आरोपी ने खुद को एक रेप्यूटेड एजेंट बताया और बुजुर्ग से पॉलिसी खरीदने के बहाने पैसे ऐंठ लिए। इस मामले में ऑफर किए गए प्रोडक्ट की शर्तों और असली कवरेज के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ा। और ये घटना बीमा सेक्टर में एजेंट एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर प्रोटेक्शन के अहम मुद्दों को फिर से स्पॉटलाइट में ला देती है।
सर, सीनियर सिटीजन्स के साथ में इस तरीके से ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते हैं। इससे पहले भी हमने ऐसा ही एक मामला जो है अपने शो में उठाया था कि सीनियर सिटीजन्स के साथ में ऐसा जो फ्रॉड है वो किया जाता है। सर, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से इश्यूज और स्कैम आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं सर? देखिए, इसको मैं 2-3 नज़रिए से आपको इसका पहलू बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंश्योरेंस में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर 60 और 65 साल तक एंट्री एज अवेलेबल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने मिस सेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बट इसको अगर आप क्लब करते हैं कस्टमर की नीड के हिसाब से, उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, अगर उसको राइट प्रोडक्ट दिया जाए, भले ही 60 या 65 पे भी, क्योंकि पेंशन प्लान तो 60-65 पे शुरू होते हैं। बिल्कुल। और कुछ एंडोमेंट पॉलिसीज भी 60 साल तक एंट्री एज अवेलेबल है। कुछ लोग चाहते हैं कि पहले वो LIC के समय से भी चले आ रहे हैं और अभी प्राइवेट में भी हैं कि 60 साल पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक लाइफ कवर की ज़रूरत है, उनको लग रहा है उनके पास गैप है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। सो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मेरे को राइट प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये गलत नहीं है 60 साल पे भी एक प्रोडक्ट देना। हाँ, 60 साल पे अगर आप बोलें मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं है और मेरे से 10 साल की प्रीमियम पेमेंट की आपने कमिटमेंट ले ली और ऊपर से कमिटमेंट ले ली इतने प्रीमियम अमाउंट की जो मैं दे ही नहीं सकता, बिल्कुल, वो गारंटेड मिस सेलिंग है। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, बायर बी अवेयर, जो अभी RBI भी इस मुद्दे को लेके आ रहा है कंट्री में कि कस्टमर को खरीदने से पहले अपने सारे चीज़ों को देखना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ट्रस्ट करे अपने एजेंट के ऊपर, बट वेरिफिकेशन खुद करे। सर, कैसे वेरिफिकेशन हो, क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन सर रख सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अंजलि, एक की फीचर डॉक्यूमेंट होता है, हर पॉलिसी का पार्ट होता है, IRDAI ने उसको मैंडेट किया हुआ है। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी से मत पूछिए, आपके पास कोई आया है, आपने उसने आपको कुछ भी प्रोडक्ट मटेरियल दिखाया है, आप उसमें मत ट्रस्ट करिए। आप खुद चाहिए, इंटरनेट का ज़माना है, सब मोबाइल पे बैठे हुए हैं, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से प्रोडक्ट की पॉलिसी डॉक्यूमेंट, की फीचर डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट का ब्रोशर, सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। आप इंश्योरेंस कंपनी की सिक्योर्ड वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से इंफॉर्मेशन दीजिए, देखिए। दूसरा, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर के साथ ही डील करें। बिल्कुल। खासकर अगर आपकी एज ज़्यादा है तो या तो आप अपने बच्चों के थ्रू उस इन्वेस्टमेंट को रूट करें और वो उनके आगे जो बैंक्स या उनके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदें। सिंगल एजेंट जो कोई फ़ोन करके बताता है कि जी मैं फलां फलां कंपनी का एजेंट हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं आपको फ़ोन के ऊपर प्रोडक्ट समझाना चाहता हूँ, उसको अवॉइड करिए। अगर उनसे बात भी कर रहे हैं तो उनकी क्रेडेंशियल्स को आप वेरीफाई करिए जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। अगर कोई फ़ोन पे एज अ एम्प्लॉय किसी कंपनी के ब्याह पे बात कर रहा है तो उसका रिक्वायरमेंट है वो अपना एम्प्लॉय नंबर बताएगा, वो सर्टिफाइड है कि नहीं है वो आपको बताएगा। तो ऐसे 4-5 तरीके हैं जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि मैं सही आदमी से खरीद रहा हूँ, मैं सही प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ और मेरे को सही इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। और सर देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा अंजलि, कस्टमर कहाँ गलत करता है, जहाँ पे वो लालच करता है। तो ग्रीड से बच के रहना है आपको। बिल्कुल। आपको कोई बोलता है मैं आपको 18% की रिटर्न दिला दूंगा, 14% की रिटर्न दिला दूंगा, जबकि FD 7% की रिटर्न है, वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट से भी नहीं आ सकती आसानी से, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो आपको ग्रीड से बच के रहना है। पैसा ओवरनाइट नहीं ग्रो होता, वो एक पेड़ की तरह समय के साथ ग्रो होता है। इस बेसिक रूल को आप फॉलो करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सर, अगर कोई इस तरीके से ऐसे ऑफर अगर दे रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, दूसरे की सलाह ले लेनी चाहिए, तो शायद ऐसे फ्रॉड से बचा भी जा सकता है। अब सर, ऐसे मामले अगर हो जाते हैं तो ऐसे मामलों में रेगुलेटरी सेफगार्ड जैसे IRDAI ग्रीवेंस हैंडलिंग है, वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं सर? काफ़ी इफेक्टिव हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास इंफॉर्मेशन और प्रूफ है और हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो फ्रॉड हुआ है, हमारी जानकारी के बिना हुआ है। तो IRDAI के अपना ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। आपके पास ओम्बड्समैन अवेलेबल है, हर सिटी के अंदर ओम्बड्समैन अवेलेबल है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप शिकायत कर सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ और आपको न्याय मिलेगा। हमने देखा है ज़्यादातर कंज्यूमर कोर्ट्स कस्टमर के हित में ही फेवर लेते हैं। बट आपको इंश्योर करना है कि आपने पहले अपनी बेसिक होमवर्क किया था
आप बोले मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैंने मान लिया बात, अब मेरी गलती नहीं है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज से आपको बच के रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन बातों का आप खास ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अब आरबीआई ने हाल ही में एक ड्राफ्ट सर्कुलर भी जारी किया है जिसका मकसद है फाइनेंशियल मिससीलिंग को रोकना और ग्राहकों को हितों की सुरक्षा को मजबूत बनाना। इस ड्राफ्ट में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गाइडलाइंस दी गई हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते समय हर ग्राहक को क्लियर और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दें। आरबीआई का ये इनिशिएटिव खासकर ऐसे मामलों को ध्यान में रखकर लाया गया है जहां ग्राहकों को प्रोडक्ट्स के टर्म्स समझ में नहीं आते और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। डायरेक्टिव में एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर, सस्टेनेबिलिटी, सूटेबिलिटी असेसमेंट और प्रोडक्ट कंपैरिजन एक्सप्लेनेशन जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। सर, ये जो इनिशिएटिव है, क्या ये गाइडलाइन वास्तव में मार्केट प्रैक्टिस पर असर डाल सकती है? देखिए, पहली बात तो अंजलि, ये ऐसा नहीं है कि किसी रेगुलेटर ने पहली बार ये पहल करी है। आरबीआई के ऑलरेडी ऐसे डायरेक्टिव्स हैं बैंकिंग के लिए। आईआरडीए के भी ओवरऑल डायरेक्टिव्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, 100% इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या सिर्फ पेपर पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बट मार्केट में ऑलरेडी रेगुलेटर्स का एक लेड प्रैक्टिसेस हैं, गाइडलाइंस हैं कि क्या चीज़ों को नॉर्म्स को फॉलो करना है, क्या नहीं करना। पॉलिसी मेकर्स तो पॉलिसी बना देते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कितनी स्ट्रांगली हो रही है वो देखना ज़रूरी है। बट अदरवाइज दीज आर वेलकम मूव्स बिकॉज नॉर्मली हमने देखा है इंडिया में भी बैंकिंग के ज़रिए इंश्योरेंस की सेल्स काफ़ी बढ़ रही हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे मलेशिया, थाईलैंड वगैरह हैं, हांगकॉन्ग, यहाँ पे हमने देखा है ऑलरेडी बैंक इंश्योरेंस मॉडल जो है काफ़ी डेवलप्ड है और वहाँ पे भी काफ़ी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। मिस सेलिंग को लेके काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, तो रेगुलेटर्स ने समय टाइम टू टाइम उसको इम्प्रोवाइजेशन की है। सिमिलरली अब ये प्रैक्टिसेस इंडिया में भी आ रही हैं बिकॉज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग, काफ़ी ज़्यादा सारे लोग अपने बैंक के थ्रू ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन ये आम ग्राहकों के लिए नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन नॉर्म्स का प्रैक्टिकल फायदा किस तरीके से हो सकता है? प्रैक्टिकल फायदा बड़ा सिंपल है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर लाइक बैंक्स के ऊपर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ जाएंगी। हम सुन रहे हैं कि बैंक्स में बोला जाएगा कि आपके एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलेगा इंश्योरेंस बेचने के लिए। अब वो अगर 100% टोटलिटी में फॉलो होता है नॉर्म, तो बैंक के एम्प्लॉय को म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस बेचने में अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कस्टमर के लिए, वो उसको अवेलेबल कराएगा। तो उसके चलते अपने आप मिस सेलिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में मिस सेलिंग जो है वो कम हो सकती है। साथ ही आरबीआई का ये जो न्यू इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं देखिए फ़ायदा ज़रूर लाने वाला है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। तो आज हम इस अपने खास सेगमेंट जानो फिर मानो में एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एसबीआई लाइफ की नई पॉलिसी स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज के बारे में। और इस पॉलिसी के बारे में देखिए विस्तार से जानकारी देने के लिए हम अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलेंगे। थैंक यू अंजलि। और जैसे कि आपने बताया कि एसबीआई लाइफ का स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान है ये। इस प्लान की अगर बात करें तो ये एक गारंटीड सेविंग्स प्लस लाइफ कवर वाला प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में एक तरह से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके फीचर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें एंट्री एज और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी यहाँ पर रहेगी 18 साल, यानी कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल तक की उम्र के लोग इस प्लान को खरीद सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी पर गारंटीड सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन का यहाँ पर लाभ मिलता है। तीसरी चीज की बात करें तो केवल 7 साल या 10 साल, यानी कि अगर आप पेमेंट प्लान की बात करें, प्रीमियम के पेमेंट प्लान की बात करें तो आप 7 साल का चुन सकते हैं और 10 साल का आप प्रीमियम का पेमेंट प्लान यहाँ पर चुन सकते हैं। पॉलिसी की पूरी अवधि जो रहेगी वो 15 से 20 साल की रहेगी, यानी कि 15 से 20 साल का यहाँ पर कवरेज का फायदा आपको मिलता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर दूसरी और फीचर्स की बात करें तो कुल प्रीमियम का आपको 105% या ईयरली प्रीमियम का 10 गुना का यहाँ पर डेथ बेनिफिट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मंथली या ईयरली आधार पर आप प्रीमियम का भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आपको सूटेबल हो वो ऑप्शन आप चुन सकते हैं। कुछ नियमों और शर्तों के साथ आप पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, यानी कि लोन अगेंस्ट पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर रहेंगी। और लास्ट में आप देख सकते हैं प्रीमियम भुगतान और मैच्योरिटी पर
कर छूट यानी कि टैक्स एग्जेम्पशन भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो ये है कुछ ऐसे फीचर्स जो कि इसमें शामिल हैं, यानी कि SBI लाइफ के स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज में। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पॉलिसी के बारे में बताने के लिए, और सर के पास चलते हैं। सर हमें इस पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देंगे, अच्छे से समझाएंगे। सर, SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज को आप ट्रेडिशनल सेविंग प्लान से किस तरीके से अलग मानते हैं और किन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? देखिए, स्मार्ट प्लैटिना जो SBI से प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये एक ट्रेडिशनल पॉलिसी है लेकिन गारंटी के साथ अवेलेबल है। तो दो तरह के ट्रेडिशनल प्लान्स रहते हैं, एक गारंटेड और एक नॉन गारंटेड। टेक्निकल भाषा में उसको अगर आप समझें तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है जिसके बोनसेस नहीं आते, लेकिन जो भी रिटर्न्स हैं वो गारंटेड है। और इस पॉलिसी के अंदर आपको मिलने वाले सारे बेनिफिट्स अपफ्रंट गारंटी करे जाएंगे और समय समय पे आपको एक इनकम के रूप में इसकी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी एक रिटायरमेंट प्लानिंग या सेकंड इनकम के लिए प्लान कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। बिल्कुल। सर, ये गारंटीड एडिशंस का बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन रहने चाहिए, कुछ गारंटीज रहनी चाहिए और कुछ आप रिस्क बेस्ड रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, मार्केट लिंक प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो ये SBI प्लैटिना जैसे प्रोडक्ट्स आपकी गारंटी का बेस फाउंडेशन जो है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान का, उसके लिए हेल्प करेगा। और जो लोग बिल्कुल भी रिटर्न्स में रिस्क नहीं चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा विकल्प है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ गारंटेड है। तो मान लीजिए अगर आपको एक एन्युटी प्लान चाहिए, पेंशन चाहिए, आपको रेगुलर इनकम चाहिए, बड़ा मार्केट का जोखिम तो छोड़िए, आप नॉन गारंटेड डेट की रिटर्न, FD की रिटर्न भी नहीं चाहते। आप चाहते कितने भी साल मेरी पॉलिसी चलेगी, मेरे को अपफ्रंट गारंटी कर दिया जाए। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी रिटर्न कम हो सकती है बिकॉज गारंटेड की कॉस्ट रहेगी, बट ऐसे निवेशकों के लिए ये बड़ा अच्छा विकल्प है क्योंकि ये 100% गारंटी के साथ आता है। बिल्कुल। सर, इस पॉलिसी को लेते समय जो कस्टमर्स हैं उन्हें किन की फैक्टर्स पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसमें डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, दोनों में ही इनकम आती है। लमसम इकट्ठा बहुत मोटा पैसा नहीं मिलेगा आपको, इनकम के फॉर्म में ये पॉलिसी रिटर्न्स डिसबर्स करेगी। तो ये उन ग्राहकों के लिए जो इनकम चाह रहे हैं, जो अपने बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन के लिए लमसम जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट नहीं है। ये इनकम वाला एक प्रोडक्ट है। भले ही आप बोले मैं अपनी बेटी को एक इनकम गिफ्ट करना चाहता हूँ, गारंटेड इनकम, उसके हर बर्थडे पे उसको एक इनकम मिले, उनके लिए भी ठीक है ये। तो सबसे पहले तो एक इनकम आएगी। दूसरा, आप गारंटेड वर्सेस नॉन गारंटेड में गारंटेड की तरफ जाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। तीसरा चीज का आप ध्यान रखें कि इसमें आपने प्रीमियम कितने साल के लिए देना है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसमें ऑप्शंस हैं। तो आप कितने साल के लिए कंफर्टेबल हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म आप उस हिसाब से चूज करें। पॉलिसी के बेनिफिट कितने सालों के लिए आपको चाहिए, इसके 2 ऑप्शंस हैं, वो देखिए। एक ऑप्शन में इसमें एक राइडर बिल्ट इन आता है कि अगर प्राइमरी पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो इनकम कंटिन्यू रहेगी सेकंड पॉलिसी होल्डर के लिए, फैमिली के लिए। आपको वो दोनों में से क्या चॉइस करनी है, आप उस हिसाब से देखिए। बिल्कुल। तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, अभी अभिषेक भी बता रहे थे कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के बारे में, तो इसके फायदे और रिस्क अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो, खासकर जो लोग डिसिप्लिन सेविंग्स करते हैं। सर जी देखिए, मैं इसमें 2 तरह के ग्राहकों की बात करूंगा। एक है जिनकी सालाना मंथली इनकम है, सैलरीड एम्प्लॉय है, आज वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनको मालूम है मोटा मोटा 55-60 साल तक, अनलेस वो फायर का रूल फॉलो करें और जल्दी रिटायर की बात करें, तो 55-60 साल तक उनको अपनी जॉब चलानी है। आज एक कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में, बट वो कंटिन्यू करेंगे अपने इनकम सोर्स को। तो उनको मालूम है कि उनका घर खर्च चलाने के लिए एक मंथली फिक्स इनकम आ रही है। ऐसे लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म मत चूज करिए, और आपकी एज भी अगर लोअर साइड पे है तो आप 10-15 साल का इनकम प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करिए, जिसके चलते आपका कॉर्पस ज़्यादा बड़ा इकट्ठा हो सकता है, आपके पास डिसिप्लिन सेविंग का स्कोप रहेगा, पॉलिसी की टर्म भी आप उस हिसाब से लंबी चूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलिसी लेनी है, आप मल्टीपल समय पे अलग अलग पॉलिसी लेके, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास जो बचत हो रही है मंथली बेसिस पे उसको आप निवेश करें। आप ये मत सोचे कि सिर्फ 5 साल के लिए लगाऊंगा और मेरे को पैसा चाहिए 10 साल बाद। भाई आप 10 साल बाद उस पैसे का क्या करेंगे, आपने ये सोचा है?
आपके गोल्स हैं अभी 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो आपको अपनी गोल से अलाइनमेंट करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म की। बिल्कुल। अपनी इनकम के हिसाब से उसके ऊपर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। इस पॉलिसी को अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए, आप इस पॉलिसी के बारे में, चूंकि इस पॉलिसी के बारे में हमने आपको बताया, साथ ही सर भी डिटेल में बता रहे थे, और चूंकि हमने इस प्रोग्राम में ये भी जाना कि अगर कोई भी पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो ज़रूर आप किसी एजेंट से या फिर किसी एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। सर बहुत शुक्रिया आपका। जरूर, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए, ये थी इस हफ्ते की बीमा और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी अहम खबरें। कमर्शियल इंश्योरेंस रेट्स में गिरावट हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की तेज ग्रोथ, कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव हो या फिर मिस सेलिंग पर रेगुलेटर की सख्ती हो, साफ है कि बीमा सेक्टर तेजी से बदल रहा है। और ऐसे में ज़रूरी ये भी है कि आप कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी शर्तों, लाभ और जोखिम अच्छी तरह से समझ लें। गारंटीड हाई रिटर्न या लिमिटेड ऑफर जैसे शब्दों के पीछे छिपी पूरी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। हमारा मकसद यही है कि आपको जागरूक बनाना, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ।